आपकी स्टोरी के बारे में जब हम जान रहे थे तो हमारा ध्यान स्कूल की स्लैम बुक पर अटक गया। सबकी ख्वाहिश होती है इतनी कमाल की चीजें भरें कि बड़े हों तो पलट के वो बुक देखें अपनी अपने दोस्तों की तो मुस्कुराएं, पर आपकी स्टोरी ऐसी नहीं है। व्हाट्स योर स्टोरी? So I've had no friends throughout childhood and जो दोस्त मुझे लगता था कि मेरे दोस्त है बचपन में, उनमें से कोई एक स्लैम बुक भर रहे थे। जब मैं स्कूल में थी हम सब स्लैम बुक भरते थे। तो किसी ने अपने स्लैम बुक में ये लिखा था अपने पेज पे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि थिंग्स आई लव, तो ये अपना क्रिकेट, फूड, व्हाटएवर, एंड देन थिंग्स आई हेट। उसमें एक ही बात लिखी थी व्हेन सृष्टि टॉक्स, which was obviously very mean and very disheartening। और वो रह गया मेरे साथ, मेरे दिमाग में आज तक मुझे क्लियरली याद है वो मोमेंट, वो विजुअल जब मैंने वो बुक पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया था जबरदस्ती कि ये ले पढ़ तेरे बारे में क्या लिखा है। तो आई कैन नॉट फॉरगेट इट एंड मेरे दिमाग में छप गई है वो चीज। एंड इट हैज हैड एन इफेक्ट ऑन मी थ्रू आउट लाइक माई चाइल्डहुड एंड टीनेज, कि मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट रही थी। मैं बात मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे कहीं पे भी बात करनी चाहिए या नहीं, किसी को पसंद आ रही हूँ नहीं, इस बात का बहुत टेंशन लेती थी कि कहीं पे भी मैं फिट हो पाऊंगी, किसी को मेरी बात सुननी है नहीं सुननी है। यही सब सोचने में पूरा चाइल्डहुड और टीनेज निकल गया। एंड सडनली आफ्टर 20, लाइक आफ्टर माई टीनेज, आई स्टार्टेड राइटिंग एंड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज। सब कुछ मेरा, हर चीज को देखने का तरीका बदल गया। अचानक बहुत कॉन्फिडेंस आ गया आफ्टर आई स्टार्टेड राइटिंग। एंड आज के डेट पे मैं अगर यहाँ पे पहुंच गई और कोई भी मेरे को सुन रहा है, तो इवन ऑल्सो उस लड़की जिसने भी वो लिखा था उसको डेफिनेटली कोई नहीं सुन रहा है। तो उसका नाम तक नहीं पता है किसी को, और वो पता तभी चलेगा व्हेन सृष्टि टॉक्स। So, yeah. पर ये बचपन में हमारे साथ जो होता है, अच्छा बुरा, ये हमेशा हमारे साथ रह जाता है, क्रिएट्स एन इम्प्रेशन। आपके गानों में ये कैसे रिफ्लेक्ट होता है? आपका एक चाइल्डहुड से रिलेटेड सॉन्ग है बहुत पॉपुलर। हाँ जी। तो लाइक मोस्ट आर्टिस्ट एंड मोस्ट ह्यूमंस, बहुत सारे मेरे अभी तक की जिंदगी के ट्रॉमेटिक इवेंट्स है। उसमें से एक सबसे मेजर इम्पैक्ट जो मुझ पे रखता है वो मेरे बचपन में, आई गॉट अब्यूज्ड बाय आवर मेड फॉर 3 years। आई वाज गेटिंग अब्यूज्ड एवरी डे एंड उस बारे में मैंने वो गाना लिखा था बचपन नाम का। If you can give some detail that how your parents were working and everything so that they get the context. Sorry? If you can give more details कि कैसे आपके parents working थे and how she used to be. So basically मेरे माँ बाप दोनों हमेशा से, जब से मैं पैदा हुई तब से दोनों भी वर्किंग पेरेंट्स है, और हमारे घर में हमेशा स्टे एट होम मेड रही है। तो व्हेन आई वाज 4 years old, हमारे घर पे एक न्यू स्टे एट होम मेड आई थी, जो कि लाइक शी हैड एन अफेयर विद समबडी रिलेटेड टू अस। तो ताकि मैं अपने माँ बाप को बता ना दूं उनके बारे में, तो मुझे डराने के लिए उन्होंने मुझे मारना शुरू किया था हमारी मेड ने। और फिर वो रीजन 1-2 दिन बाद चला गया और उनको बस मजा आने लग गया मारने में। तो उन्होंने 3 साल तक काफी अलग अलग तरीके निकाले। वो नहीं होते, वो बुक्स नहीं होते 101 ways to die, वो था उनके पास कि 101 ways to kill a baby। उन्होंने सब कुछ कर दिया जो जिससे मैं एकदम ट्रॉमेटा से जो जिंदगी खत्म हो जाए, वो हर चीज ट्राई कर ली उन्होंने। घर की सारे चीजों से मार लिया। एंड लाइक now I can really talk about it very easily because I've already talked about it 1,000 times. So I've gotten over it, obviously. But it has had a lot of, obviously it has had a lot of impact on my life. Or in one way, I would like to give myself credit कि इसमें से जो लेना चाहिए था वो ले लिया और मैं आर्टिस्ट बन गई। Yes, you must, क्योंकि सारे ट्रॉमा के बाद, सारी सफरिंग के बाद we have to bounce back। पर ये फिर आपके गाने में कैसे गाया? If you can hum those lines। अच्छा गाना सुना तो वो ठीक है। शिट, रोगे तो नहीं? आपको पूछ रही हूँ। परिवार में थे हम 4, मैं, आई, बाबा, काम वाली दीदी।
मुझे दीदी के पास रखा गया तभी से. When I and Baba thought I'll be safe, and दीदी के हिस्से का she'll be paid, बदले में मुझको संभालेगी every day. Anyway, it was sadder than jail any day. Funny है, don't even smile. ये मेरे बचपन की स्टोरी है, not such a fairy tale. जब ऑफिस जाते आई बाबा तो घर पे एक मेहमान चुपके से आता. वो मुझको तो बाहर बट दीदी को अंदर के कमरे में जाके सुलाता. भोले थे आई बाबा, न शक किया, बोले वाय बौदा. और मैं बस 4 की थी, ये चीजें मेरे पल्ले पार की थी. हमारे ही घर में हमारे ही बिस्तर पे दीदी के मिस्टर की यादें. वो मेरे आई बाबा जैसे साथ साथ होंगे रिचर ये वादे. उन दोनों के रास्ते में मैं ही थी जब वो पास में थे. वो बोला शटर माउथ तब शाउट लाउडर हिटर दिखा दे. फिर मुझको डराने पूरी आफ्टरनून मारा, मुझे सर फोड़ा रंगे खून से हाथ और आंखों से बोली बस एक ही बात, मम्मी को बताना नहीं. मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था. बचपन कहाँ गया मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, कोई खा गया. मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था. बचपन कहाँ गया मेरा बचपन कहाँ गया, अब भी तो यही था, कोई खा गया. बचपन से बड़े हुए एसएनडीटी कॉलेज पहुंचे, मास्टर्स किया लिटरेचर में और इसी सिलसिले में एक रोज डेटिंग ऐप पर भी पहुंचे. डेटिंग ऐप पर आपको अच्छे और बुरे लोग मिलते हैं, आई होप. लेकिन आपको करियर काउंसलर मिल गए. क्या सलाह दी उन्होंने? तो मुझे ये आदत थी, क्योंकि जब से मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तब से मैंने अपने सारे दोस्तों को, मेरे परिवार वालों को, सबको ऑलरेडी परेशान कर दिया था हर चीज सुना के कि आज मैंने ये लिखा, आज मैंने वो लिखा है. और लोग एक पॉइंट पे आके इरिटेट हो गए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लिखती थी. बिल्कुल ही कोई काम धंधा नहीं था मेरे पास लिखने के अलावा, तो सारा दिन लिखती थी और सारा दिन वही सुनाती रहती थी. तो मेरे जिंदगी के जान पहचान के लोग तो एग्जॉस्ट हो चुके थे. तो इसीलिए मैंने डेटिंग ऐप को चुना कि वहां पे बहुत नए लोग हैं और उनके पास बहुत टाइम है, क्योंकि वो डेटिंग ऐप पे है. तो वो सुन ही सकते हैं. तो उनको सुनाना शुरू किया डेटिंग ऐप्स पे. एंड उनमें से ही कोई हसल का फर्स्ट सीजन शायद उन्होंने देखा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जिस तरह का रैप तुम लिखती हो वो टीवी पे आने लायक है, तो आ जाओ. तो मैं आ गई. ये इतना सिंपल नहीं था. 60 डेज की विंडो थी ऑडिशन के लिए फॉर्म भरने की, और ये रोज फॉर्म भरती थी जब तक कॉल नहीं आ गया. तो जब से मुझे पता चला कि ऑडिशन स्टार्ट हो गए, उस दिन से लेके जब तक ऑडिशन खत्म नहीं हो गए और मुझे कॉल नहीं आ गया, कंफर्म नहीं हो गया सब, हर दिन मैं 4-5 बार वो फॉर्म भरती थी, ताकि अगर एक आध बार में मिस हो रहा है, रोज उनको कम से कम मेरा नाम 4-5 बार दिखे तो मैं हो ही जाऊं सिलेक्ट. तो मैं रोज भरती थी फॉर्म 4-5 बार. ये आप जिस प्रोफेशन में हैं, जिसे रैपर कहते हैं, उसमें एक टर्म बहुत यूज होता है, डिस करना. थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपका डिस से रिलेटेड गाना बहुत वायरल हुआ है. हाँ, तो उसकी भी आयरनी भी आपको बताऊंगी. डिस कल्चर एक पार्ट है रैप कल्चर का, कि जिसमें यू बेसिकली, मतलब मैं बहुत अग्री नहीं करती उससे, इसलिए मैं उसको ढंग से डिफाइन नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे दिमाग में वो जस्टिफाइड ही नहीं है. बेइज्जती करते हैं सामने हाँ, वाले की? बेइज्जती करते हैं. तो वो कल्चर मेरे इसमें जस्टिफाइड नहीं है, मेरे माइंडसेट को मैच नहीं करता. तो मैं उसको जस्टिफाइबल वर्ड्स में नहीं बोल पाती हूँ. हाँ, लेकिन बेइज्जती करते हैं जिसमें और मेरा गाना जो वायरल गया था वो, उसका कॉन्सेप्ट ये था. ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी एक हफ्ते पहले नोटिस की उस गाने के बारे में ही, मैं नहीं तो कौन के बारे में, कि कोई एक है, आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट है या कोई है, वो डॉक्टर है. देयर इज सम मैन, डेफिनेटली ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. और उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि अगर कोई बोले मैं नहीं तो कौन, और अगर वो बार बार मैं नहीं तो कौन बोल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, which is not the point of the song at all. बट ठीक है, उन्होंने अपने मेरे पूरे गाने में से एक लाइन को लेके ये जज किया है कि, या फिर ये उसमें से समझा है या लोगों को समझाना चाहा है. बट इफ यू लिसन टू द एंटायर सॉन्ग तो आपको समझ आएगा कि उसमें का सटायर क्या है. उसमें जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, वो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. मैं एक्चुअली में जिंदगी में हर जगह मैं नहीं तो कौन नहीं करती हूँ. इवन दो हो भी सकता है वैसे, लाइक व्हाई नॉट, बट हाँ. तो दैट सॉन्ग
उस पूरे गाने में बेसिकली मैंने हमारे शो पे जितने भी लोग थे उनमें से काफी लोगों को शाउट आउट दिया है, मतलब काफी लोगों की तारीफ की है 2-4 लाइंस में जैसे मुझसे हो पाई। और आई ट्राइड टू शो कि ये डिस कल्चर रैप सीन के लिए जरूरी नहीं है। आप किसी के बारे में बेइज्जती करने के बदले किसी के बारे में अच्छा बोल के भी यू कैन मेक गुड आर्ट आउट ऑफ इट एंड यू कैन एंटरटेन पीपल। वो पॉसिबल है और वो हो गया पॉसिबल, देखा। That song so that they get the reference. People who are Oh, not shit. familiar. उतना ही वो यार लेकिन उसमें वो पूरा गाना छोड़ के मैं आपको बादशाह भैया वाला पार्ट सुना रही, क्या, क्योंकि लोग उन्हीं को जानते हैं, बस उनके थ्रू मुझे भी जानेंगे। I'm kinda getting a vibe that everybody wanna hear about बादशाह भाई, but बादशाह भाई को कभी डिस नहीं करते तो मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं। इन्हीं के बारे में, इन्हीं के गानों पे जमाना चला दो, सैटरडे रोजाना चला दो। उन्हें भी मजा आता मेरे वाले गानों में, तो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। ये मैं क्या कर रही हूँ इंडिया टुडे पे। आप कमाल कर रही हैं, आई कैन अश्योर यू। थैंक यू। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का ये 20वां साल है और हमारा थीम है द इंडिया मोमेंट। रैप इंडिया के लिए काफी नई चीज है। आप इसमें किस तरह का फ्यूचर देखती हैं अपना, अपने साथी आर्टिस्ट का? हाउ पीपल आर डिस्कवरिंग दिस आर्ट फॉर्म? मैं भी इंडिया और रैप के लिए बहुत नई हूँ क्योंकि मुझे अब तक मैं डेफिनेटली काफी ऐसा बिगिनर लेवल पे हूँ रैप के, बिकॉज मैं रैप सीन के बारे में और रैप की टर्मिनोलॉजीज के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। मतलब मुझे रैप का ग्रामर या फिर आर्ट का ग्रामर नहीं आता, लेकिन मेरे पास बातें हैं बोलने के लिए, और वो रैप के जरिए हो या चाहे गानों के जरिए हो या चाहे स्टोरीज के जरिए हो, हर तरीके से बोलना पसंद है मुझे। तो इट्स जस्ट लाइक अ प्लेजेंट ब्यूटीफुल एक्सीडेंट कि एज अ रैपर मैं पॉपुलर हो गई वाइल आई वाज राइटिंग अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि मैं और भी चीजें लिखती आई हूँ। बट रैप के शो पे जाने के बाद मतलब मुझे काफी चीजें समझ आई कि इसमें कितना स्कोप है, कि जितना मेन स्ट्रीम बॉलीवुड म्यूजिक या फिर जो हम पॉपुलरली सुनते हैं जो म्यूजिक, उसमें जितना स्कोप है उतना ही स्कोप रैप में है, बस वो अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और आई थिंक अब तो लोग मतलब करना शुरू कर चुके हैं, मैं अपनी तरफ से करने वाली हूँ कि मैं मेरी तरफ से ये कोशिश है कि इस साल और अगले साल जैसे हम मेन स्ट्रीम म्यूजिक सुनते हैं स्पेशली, और मेरा फेवरेट वो है कि 80s और 70s के गाने जो है ना, जो आज तक लोग सुनते आ रहे हैं, मैं उस तरीके का रैप लिखूं बनाऊं कि लोग 50-60 साल बाद वो सुनना चाहे, क्योंकि अभी तक कोई रैप के बारे में ऐसी बातें कर नहीं रहा है। मैं चाहती वो करने लग जाए, तो वो मैं बना लूंगी वैसे गाने की वो बातें हो जाए। बिल्कुल, हिंदुस्तान में जो कल होगा उसकी इमारत आज इस स्टेज पे रची जा रही है।